कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सुभाष चंद्र बोस का पत्र एनसी केलकर के नाम को पढ़ेंगे। ये एक चिट्ठी है एनसी केलकर के नाम। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 9, सुभाष चंद्र बोस का पत्र एनसी केलकर के नाम। प्रिय श्री केलकर, मैं पिछले कुछ महीने से आपको लिखने की सोचता रहता हूँ, जिसका कारण केवल यह रहा कि मैं आप तक ऐसी जानकारी पहुंचा दूं जिसमें आपको दिलचस्पी होगी, मतलब जो आप अपनी रुचि के अनुसार लेंगे। मैं नहीं जानता कि आपको मालूम है या नहीं, मैं यहाँ गत जनवरी से कारागार में हूँ, मतलब मैं यहाँ पर जेल में हूँ जनवरी से। जब बहरमपुर जेल अर्थात बंगाल से मुझे मांडले जेल के लिए स्थानांतरण का आदेश मिला था, मतलब ट्रांसफर का आदेश मिला था, तब मुझे यह स्मरण नहीं आया था कि लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास काल का अधिकांश भाग मांडले में ही गुजारा था। स्मरण अर्थात याद नहीं आया था कि लोकमान्य गंगाधर तिलक ने अधिकांश भाग अपना मांडले जेल में ही गुजारा था। जब तक वे वहां सशरीर आ नहीं गया, चार दीवारी में यहाँ बहुत ही हतोत्साहित कर देने वाले परिवेश में स्वर्गीय लोकमान्य ने अपने सुप्रसिद्ध गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन किया था, जिससे मेरी नम्र राय में उन्हें शंकर और रामानुजन जैसे प्रकांड भाष्यकारों की श्रेणी में स्थापित कर दिया है। जिस वार्ड में लोकमान्य रहते थे वह आज तक सुरक्षित है, यद्यपि उसमें फेरबदल किया गया है और बड़ा बनाया गया है। वह छोटा था पर उसे बड़ा बना दिया गया दिखाने की वजह से। हमारे अपने वार्ड की तरह वह लकड़ी की तख्तों से बना है, जिसमें गर्मी में लू और धूप से वर्षा में पानी से, शीत ऋतु में सर्दी तथा सभी ऋतुओं में धूल भरी हवाओं से बचाव नहीं हो पाता। मेरे यहाँ पहुंचने के कुछ क्षण बाद मुझे उस वार्ड का परिचय दिया गया। मुझे यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि मुझे भारत से निष्कासित कर दिया गया है, भारत से निकाल दिया गया है। लेकिन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मैं मांडले में अपनी मातृभूमि और स्वदेश से बलात् अनुपस्थिति के बावजूद मुझे पवित्र स्मृतियां राहत और प्रेरणा देंगी, क्योंकि उसमें बाल गंगाधर तिलक भी रहे थे। ऐसे ही अन्य जेलों की तरह यह एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां भारत का एक महानतम सपूत लगातार 6 वर्ष तक रहा था। हम जानते हैं कि लोकमान्य ने कारावास में 6 वर्ष बिताए थे। लोकमान्य गंगाधर तिलक इस कारावास में 6 वर्ष यानी 6 साल तक थे। लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत कम लोगों को यह पता होगा उस अवधि में उन्हें किस हद तक शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा था। उन्हें कितने कष्ट, शारीरिक यानी शरीर पर झेलने वाले कष्ट, शारीरिक कष्ट, और दिमाग पर मानसिक रूप से उन्हें कितना शोषण किया गया था। वे यहाँ एकदम अकेले रहे और उन्हें कोई बौद्धिक स्तर का साथी नहीं मिला, कोई बातचीत करने का भी नहीं था। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। उनको सांत्वना देने वाली एकमात्र पुस्तक वस्तु किताब थी। क्या थी?
जो सांत्वना उनको दे सकती थी वह उनका एक साथी मात्र उनकी किताब थी। और वह एक कमरे में एकदम एकाकी रहते थे, मतलब अकेले रहा करते थे। यहाँ रहते हुए उन्हें 2 या 3 भेंटों से अधिक का मौका नहीं दिया गया और ये भेंटें भी पुलिस और जेल अधिकारियों की उपस्थिति में हुई होंगी, जिससे वे कभी भी खुलकर और हार्दिकता से बात नहीं कर पाए होंगे। जिससे अब हम ही हैं, हम किसी के सामने खुलकर बात नहीं कर पाते, तो वह तो पुलिस थी। तो उन अधिकारियों के सामने न तो वो कभी खुलकर और न ही कभी प्रसन्न होकर अपनी बात को किसी के सामने रख पाए होंगे। उन तक कोई भी अखबार तक नहीं पहुंचने दिया जाता था। उनकी जैसी प्रतिष्ठा और स्थिति वाले नेता को बाहरी दुनिया के घटना चक्रों से एकदम अलग कर देना एक तरह की यंत्रणा ही थी, और इस यंत्रणा को जिसे ने भुगता है। अब ये क्या करते थे, बाहरी दुनिया से एकदम काट दिया जाता था। किसी तरह की कोई भी सूचना, कोई समाचार पत्र, कोई न्यूज उन तक नहीं पहुंचाते थे। और वह एक तरीके की यंत्रणा है। क्या हम किसी कमरे में बंद रह सकते हैं? हम किसी से न बोले, हमारे पास कुछ नहीं हो तो हमारा क्या होगा? हम मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे। जिसने भुगता है वही इस बात को जान सकता है। इसके अलावा उनके कारावास की अधिकांश अवधि में देश की का राजनीतिक जीवन मंद गति से खिसक रहा था, और इस विचार ने उन्हें कई संतोष नहीं दिया होगा कि जिस उद्देश्य से उन्होंने अपनाया था वह उनकी अनुपस्थिति में आगे बढ़ रहा है। उनकी शारीरिक यंत्रणा के बारे में जितना ही कम कहा जाए उतना बेहतर है। उन्होंने जितने कष्ट झेले वो कहना जितना कम कहे उतना ही अच्छा होगा। वे दंड संहिता के अंतर्गत बंदी थे। इस प्रकार आज के राजबंदियों की अपेक्षा कुछ मायनों में उनकी दिनचर्या कहीं कठिन रही होगी। इसके अलावा उन्हें मधुमेह की बीमारी थी, अर्थात उन्हें शुगर की बीमारी थी। जब लोग के मान्य वहां थे, मानले का मौसम तब भी प्राय ऐसा न रहा होगा जैसा वह आजकल है। और अगर आज नौजवानों को शिकायत है कि वहां की जलवायु शिथिल कर देने वाली और मंदाग्नि को गठिया को जन्म देने वाली है, और धीरे धीरे अटूट रूप से वह व्यक्ति को जीवन शक्ति को सोख लेती है। लोकमान्य ने जो वयोवृद्ध थे कितना कष्ट झेला होगा। जो वो बूढ़े थे उन्हें कितना दुख हुआ होगा। वहां की हवा ही इतनी ठंडी थी, वहां की वायु कैसी थी जो जीवन शक्ति को सोख लेती थी। वो इस तरीके की वायु में बताओ रहे तो सोचो जरा उन्होंने कितने अधिक कष्टों को झेला होगा। क्या उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति रही होगी। एक तो वैसे ही वह मधुमेह के रोगी हो गए, तो बताइए कितना कष्ट उन्होंने झेला होगा। लेकिन इस कारागार की 4 दीवारियों में उन्होंने यह यातनाएं सही, इसके विषय में लोग बहुत कम जानकारी है। लोगों को बिल्कुल इस बारे में पता नहीं है कि इस कारागार में उन्होंने इतनी सारी जो परेशानियां हैं वो झेली है। कितने लोगों को पता होगा कि होता है उन अनेक छोटी छोटी बातों का जो किसी बंदी के जीवन में सुइयों सी चुभन बन जाती हैं और जीवन को दूभर बना देती हैं, अर्थात जीवन को बहुत कठिन बना देती हैं। यही कारण है कि उन्होंने उनके बारे में किसी से कभी एक शब्द नहीं कहा। वे गीता की भावना में मग्न रहते थे और इसलिए दुख और यंत्रणाओं से ऊपर रहते थे। समय समय पर मैं इस सोच में डूबा रहता हूं कि कैसे लोकमान्य को अपने बहुमूल्य जीवन के 6 लंबे वर्ष इन परिस्थितियों में बिताने के लिए विवश होना पड़ा, और
हर बार मैंने अपने आप से पूछा कि अगर नौजवानों को इतना कष्ट महसूस होता तो महान लोकमान्य को अपने समय में कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी, जिसका विषय में अब उनके देशवासियों को कुछ पता भी नहीं रहा होगा। जब जवान जो युवक हैं उनको इतना कष्ट लगता है तो सोचो किसी वृद्ध व्यक्ति को कितनी परेशानी होती है। वृद्ध व्यक्ति वैसे भी अपनी शारीरिक दुर्बलता से परेशान हो जाता है और उस पर उसे मानसिक और शारीरिक कष्ट देने से उसकी क्या हालत रही होगी। सोचिए 6 वर्ष उन कठिन परिस्थितियों में लोकमान्य तिलक ने कैसे इस कारागार में काटे होंगे। यह विश्व भारत की भगवान की कृति है। किसकी कृति है? भगवान की कृति है। लेकिन जेलें मानव के कृत्य की निशानी है। उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है और सभ्य समाज में जिन विचारों और संस्कारों को प्रतिबंध होकर स्वीकार किया जाता है वे जेलों में लागू नहीं होते हैं। अपनी आत्मा के हास के बिना बंदी जीवन के प्रति अपने आप को अनुकूल बना पाना आसान काम नहीं होता। यह बहुत एक कठिन कार्य है। इसके लिए हमें पिछली आदतें छोड़नी होती हैं और फिर स्वास्थ्य और स्फूर्ति बनाए रखनी पड़ती है। अपने शरीर को भी स्वस्थ बनाए और फुर्ती अपने अंदर होनी चाहिए। सभी तरह के नियमों के आगे नत होना होता है, अर्थात नियमों के आगे हमें झुकना पड़ता है। नत अर्थात झुकना। और फिर आंतरिक प्रफुल्लता अक्षुण्य रखनी होती है। आंतरिक खुशी जो होती है वह दासवृत्ति ठुकरानी होती है और फिर भी मानसिक संतुलन अधिक बनाए रखना होता है। अपनी मानसिक स्थिति को बनाए रखना होता है। केवल लोकमान्य जैसा दार्शनिक ही जिसे अदम्य इच्छा शक्ति का वरदान था, इस बात का अदम्य इच्छा शक्ति का वरदान था, उस बंदी जीवन के शक्ति हननकारी प्रभावों से बच सकता था। उस यंत्रणा और दासता के बीच मानसिक संतुलन बनाए रख सकना था और गीता भाष्य जैसे विशाल एवं युग निर्माणकारी ग्रंथ का प्रणयन कर सकता था। वह कौन थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उन्हीं के अंदर ऐसी शक्ति जो ईश्वर ने उन्हें एक अदम्य शक्ति से नवाजा था। अगर किसी को प्रत्यक्ष अनुभव पाना है कि कितने प्रतिकूल, शक्तिहारी और दुर्बल बना देने वाले वातावरण में लोकमान्य के गीता भाष्य जैसे प्रकांड पांडित्य पूर्ण एवं महान ग्रंथ की रचना करने के लिए कितनी प्रबल इच्छा शक्ति, साधना की गहराई एवं सहनशीलता अपेक्षित है, तो जेल में आकर रहना चाहिए। यदि किसी को इस बात की अनुभूति करनी है कि कितनी कठिन परीक्षा थी उनकी, कितनी कठिन उन्होंने यातनाएं झेली, अगर उसका पता लगाना है तो आप जेल में आए और रहकर देखें। जहां तक मेरी अपनी बात है, मैं जितना ही इस विषय में चिंतन करता हूं उतना ही ज्यादा मैं उनके प्रति आदर और श्रद्धा में डूब जाता हूं। मैं जितना लोकमान्य के बारे में पढ़ता हूं मैं उतना ही उनमें लीन होता जा रहा हूं। मेरे मन में उनके प्रति आदर और सम्मान निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। आशा करता हूं कि मेरे देशवासी लोकमान्य की महानता को आंकते हुए इन सभी तथ्यों को भी दृष्टिपथ में रखें। जब लोग लोकमान्य की महानता को जाने तो इन सभी बातों को भी अपनी नजरों में बिछाए रखें। जो महापुरुष मधुमेह से पीड़ित होने के बावजूद इतने सुदीर्घ कारावास को झेलता गया और फिर भी जिसने अपनी समस्त बौद्धिक क्षमता एवं संघर्ष शक्ति को अक्षुण्य बना रखा और जिसने उन अंधकारमय दिनों को अपनी मातृभूमि के लिए ऐसी अतुल्य भेंट तैयार की
उसे विश्व के महापुरुषों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए। लेकिन लोकमान्य ने प्रकृति के जिन अटल नियमों से अपने बंदी जीवन के दौरान टक्कर ली थी, उनको अपना बदला लेना ही था। और अगर मैं कहूं तो मेरा विश्वास है कि जैसे देशबंधु के शरीरांत का क्रम अलीपुर केंद्रीय कारागार में प्रारंभ हो गया था, वैसे ही लोकमान्य ने जब मांडलिक को अंतिम नमस्कार किया था तो उसके जीवन के दिन गिने चुने ही रह गए थे। निसंदेह यह एक गंभीर दुख का विषय है कि हम अपने महानतम पुरुषों को इस प्रकार खोते रहे। लेकिन मैं यह भी सोचता हूं कि क्या यह दुखद दुर्भाग्य किसी न किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता था। वह ये सोचते हैं कि क्या इसको रोका नहीं जा सकता था। इस बारे में ये चिट्ठी लिखी जाती है। आदरपूर्वक आपका स्नेह भाजन सुभाष चंद्र बोस। पत्र सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये पत्र पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पत्र भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।